सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का, डेट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है एंड एंट्रेंस में इससे 2 क्वेश्चन आता है आपका नीट में, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, प्लस बोर्ड्स का भी आप आराम से कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आई एश्योर्ड इसके बाद आपको और कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में। ठीक है, वीडियो देख लेने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा भाई, ये पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। सो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। पहला टर्म ही है रिप्रोडक्शन। सो आप सबको पता है रिप्रोडक्शन मतलब क्या? ऑफस्प्रिंग का जन्म होना, बच्चे का जन्म होना। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल मतलब क्या होता है आपका? मेल गैमेट डेट इज स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होकर आपका जाइगोट बनाता है, जो अपोजिट सेक्स का गैमेट फ्यूज होता है। ठीक है, सो इट इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, बच्चे का जन्म होने को ही आप कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट आर द इवेंट्स? हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में इवेंट्स देखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसी तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है। फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट का फ्यूजन होना, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। उससे पहले का पीरियड को हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का बाद जो डेवलपमेंट का पीरियड होगा उसे आप बोलोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बट ऐसा कोई टर्म यहाँ नहीं आता, यहाँ डायरेक्टली टर्म अलग अलग ही है। जैसे कि बात करें, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट होना, मेल और फ्यूजन फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने को आप कहते हो फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको जाइगोट बनाएगा, सिंगल सेल जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल और फीमेल बनना तो पड़ेगा ना। सो वही पहला स्टेप क्या होगा? गैमेट बनना, डेट इज गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब बनना, गैमेट बनना। ठीक है, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट बनने के बाद मिलने के लिए उनको पास आना भी तो पड़ेगा ना। सो हमको पता है फीमेल गैमेट ओवा जो है फीमेल का पास रहता है, मेल गैमेट जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है। तो इंसेमिनेशन नेक्स्ट स्टेप होगा, डेट इज एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, थ्रू द मेल पेनिस। ठीक है, थ्रू इजैकुलेशन। तो ये अंदर जाने का जो स्पर्म का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। अब स्पर्म अंदर चला गया तो ट्रेवल करते करते फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, और वहाँ जाकर फ्यूजन करेगा फीमेल गैमेट के साथ और आपका बनाएगा जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है सिंगल सेल जो ये जाइगोट होगा, ये आपका थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा, ये आपका डेवलप होगा मोरूला में। ठीक है, फिर ये आपका डेवलप होगा ब्लास्टुला स्टेज में। अप टू बहुत सारा सेल्स का स्टेज होता है ब्लास्टुला स्टेज। उस स्टेज में क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में यूटेरस में फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूटेरस में आके चिपकता है। सो व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? मंटरो थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, मैं यही एक ओवरव्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस फ्रॉम द जाइगोट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, ताकि वहाँ एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो पाए 9 महीना के लिए, तो वहाँ जो चिपकेगा उसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट होता है आपका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जो कि 9 महीना का होता है। बायोलॉजिकली उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड जब डेवलपमेंट हो गया तो आपका बच्चे का बाहर निकलने का टाइम, डेट इज चाइल्ड बर्थ डिलीवरी। बायोलॉजिकली उस प्रोसेस को हम कहते हैं पर्चुरेशन। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे 1 बाय 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम पढ़ लें कि भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता कहाँ है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, सो बात करते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस रहेगा, डेट इज 2 टेस्टिस। डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ डक्ट होंगे, डक्ट मतलब कुछ ऐसे ऐसे रास्ते होंगे जो आपका स्पर्म बनने के बाद, स्पर्म आपका टेस्टिस का अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल होता है वहाँ बनता है। स्पर्म बन के तो भाई इसको ऐसा ट्रेवल करके आखिर पेनिस के थ्रू से बाहर निकलना है ना, तो वो जो रास्ता बन रहा है वो कुछ डक्ट की मदद से बन रहा है। सो कुछ एसेसरी डक्ट होते हैं जैसे रेटेड टेस्टिस, भासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड भास डेफरेंस। ठीक है, क्या ये फिगर में समझ में आ जाएंगे सब डक्ट का है, डोंट वरी। एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया डेट इज योर पेनिस। तो इसी को अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर टेस्टिस। ठीक है, सो जैसे कि टेस्टिस पता है हमको 1 पेयर में प्रेजेंट होता है, तो जिसे प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, मेल गोनाडल ऑर्गन है, ये ओवल होता है, इसका शेप जो होता है ओवल होता है, और लेंथ अगर देखोगे इसका तो ये होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। कितना? 4 to 5 सेंटीमीटर। विथ जो होता है इसका होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है ये आउटसाइड
एक बैग जैसा ऐसा कवरिंग में प्रेजेंट होता है, उस बैग को आप बोलते हो स्क्रोटम। क्या बोलते हो? स्क्रोटम। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। उस बैग को स्क्रोटम कहते हैं। उस स्क्रोटम में कुछ मसल्स होते हैं जो कि टेस्टिस को जो है आपका बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम टेम्परेचर चाहिए होता है हमको स्पर्म बनाने के लिए। टेस्टिस के अंदर में बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो स्पर्म 35 में बनता है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर कम कैसे हुआ? तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रोटम। ठीक है, सो देखिए पढ़ लेते हैं कि स्क्रोटम क्या करता है? लोअर करता है टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाय 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लोअर करता है देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्यों? ताकि वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करे, डेट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, और टेस्टिस जो ये आपका एक मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू से ढका हुआ कवरिंग रहता है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजेनिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है। अभी देखिए, अभी मैं एक टेस्टिस बना रहा हूँ। हर टेस्टिस के अंदर में ऐसा करके करीब 250 कंपार्टमेंट होता है। ऐसा करके कितना कंपार्टमेंट होता है? 250, 250 अराउंड। मैं तो सिर्फ 4-5 ही बना रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसा कंपार्टमेंट को आप बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट में, इन ईच कंपार्टमेंट 1 से 3 ऐसा हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, 1 to 3। किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 1 to मतलब 3 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी। और उसे हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर का बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कन्वोलेटेड कोल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही आपका बनेगा स्पर्म। इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही आपका बनता है स्पर्म। कैसे बनेगा वो देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, सो लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ। सो नाउ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का बात करते हैं। ठीक है, ये अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल अगर ऐसा पाइप है, अगर ऐसा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाइप है, इसको मैं काट दूँ, क्रॉस सेक्शन कर दूँ, ऊपर से दिखाई दे तो आपको ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसे एक बना के दिखा देता हूँ। डेट इज़ कि अगर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है तो इसके अंदर में 2 प्रकार के सेल होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, एक कर देता हूँ इस तरह से। 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक प्रकार का सेल होता है मेल जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ठीक है, ये वो सेल है जो म्यूसिस करके आपका स्पर्म बनाएगा। ठीक है, ये ब्लू वाले जो दिखा रहा हूँ इसे समझने के लिए। और एक प्रकार का सेल होता है अंदर की ओर, डेट इज हम उसे कहते हैं सार्टोली सेल। सार्टोली सेल क्या करता है? इसे सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। जो स्पर्म डेवलप होगा ना तो उसको जब बनेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा सार्टोली सेल, तो इसलिए हम इसे नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स की तरह देखभाल करता है। ठीक है, सो द रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इधर भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है सपोज, पकड़ लो, ये मैं क्रॉस सेक्शन ही बना दिया TS। सो नाउ द रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये सब जो रीजन है, ये रीजन को आप बोलते हो इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर में जो रीजन है उसे आप बोलते हो इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और वहाँ में ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ लिम्फ होते हैं। ठीक है, एंड देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट सम सेल्स। वहाँ में भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहाँ में कुछ प्रकार का सेल होता है, और उस सेल को आप बोलते हो इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। ठीक है, और ये लेडिक सेल का काम क्या है? ये सिंथेसाइज करेगा और सीक्रेट करेगा मेल सेक्स हार्मोन, डेट इज एंड्रोजन, डेट इज मेनली टेस्टोस्टेरोन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में आपका 2 प्रकार का सेल होता है, मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो म्यूसिस करके स्पर्म बनाएगा, और सार्टोली सेल जिसे सपोर्टिंग सेल कहते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। ठीक है, और आउटसाइड मतलब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इनके बीच में जो आउटसाइड जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। वहाँ कुछ प्रकार के सेल होते हैं, डेट इज लेडी सेल और इंटरस्टिशियल सेल, जो कि आपका मेल हार्मोन बनता है एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होता है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे अगर कुछ जर्म्स अगर वहाँ पहुँच गए तो। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो बनेगा आपका लेडिक सेल से, उसका काम क्या है? तो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब दाढ़ी उगना। ठीक है, आवाज़ थोड़ा मोटा हो जाना, लड़कों का चेस्ट बड़ा होना, ये सब। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नाउ अभी स्पर्म का हम रास्ता देखते हैं। देख लिया हमने, टेस्टिस देख लिया, सेमिनिफरस ट्यूब देख लिया। नाउ वी विल से एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया, देखिए कंपार्टमेंट दिखा रहा है, ऐसा कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट में आप देखिए वहाँ फिगर में से इन दिस फिगर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस कंपार्टमेंट में बनेगा आपका, इस ट्यूब सेमिनिफरस ट्यूब में आपका क्या बनता है, स्पर्म बनता है। वो स्पर्म बनने के बाद कलेक्टिवली एक जगह कलेक्ट हो जाता है इस रीजन में। ठीक है, और इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो रेटेटेस्टिस। क्या, रेटेटेस्टिस। स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब से रेटेटेस्टिस में आया। रेटेटेस्टिस के बाद स्पर्म जो है आपका, ये जो देखिए ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, डक्ट बन रहा है, इसे आप बोलते हो भासा एफ्रेंसिया। क्या बोलते हो, भासा एफ्रेंसिया। तो सेमिनिफरस ट्यूब से रेटेटेस्टिस में, भासा एफ्रेंसिया में गया। एंड देन उसके बाद स्पर्म ट्रेवल करेगा आप हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, जो कि आपके टेस्टिस का पीछे और प्रेजेंट रहता है, आगे नहीं, पीछे की ओर। उसे आप बोलते हो इपिडिडर्मिस। क्या, इपिडिडर्मिस। एंड इपिडिडर्मिस के बाद ये स्पर्म आपका ट्रेवल करेगा और एक डक्ट में, इसे आप बोलते हो भासा डिफरेंस। पहले एफरेंस था, अब ये डिफरेंस। एक ट्रिक बताऊंगा, याद रह जाएगा, डोंट वरी, अभी बस देख लो आप। सो इस तरीके से स्पर्म आपका ट्रेवल करेगा। कैसे, तो अभी थोड़ा देर में देख ही रहा होगा आपको। सो लेट मी द फिगर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, देखिए कैसे ट्रेवल करता है। तो यहाँ बनेगा आपका स्पर्म, यहाँ से रेटेटेस्टिस जाएगा, रेटेटेस्टिस से आपका भासा एफ्रेंसिया जाएगा, भासा एफ्रेंसिया से इपिडिडर्मिस, इपिडिडर्मिस से भास डिफरेंस, और भास डिफरेंस आपका ऊपर में जाके यूरिनरी ब्लडर से लूप टर्न ले लेगा। ठीक है, और 3 एसेसरी ग्लैंड होते हैं हमारे पास, एसेसरी डक्ट के अलावा 3 एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोलिथल ग्लैंड, जिसे हम कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। 3 ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तभी क्या होगा, ये भास डिफरेंस जो डक्ट है, ये आपका जाके सेमिनल वेसिकल का डक्ट के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ यहाँ में आकर जुड़ गया और जुड़ के एक कॉमन रास्ता बनाएगा। उस कॉमन रास्ता को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। भास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल का डक्ट से मिला और एक कॉमन रास्ता बना दिया, डक्ट बना दिया, उसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और वो इजैकुलेटरी डक्ट आपका यूरेथ्रा से आपका इधर पेनिस के थ्रू से होते हुए आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यूरेथ्रा जो है आपका यूरिन भी कैरी करेगा। ठीक है, यूरेथ्रा से यूरिन आएगा और उसी रास्ते से आपका स्पर्म भी ट्रेवल करते हुए जाएगा। सो जो सिक्रीशन होता है आपका एसेसरी ग्लैंड का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिक्रीशन को आप बोलते हो सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हो, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हो। और आपका सेमिनिफरस ट्यूबल से क्या बना, आपका स्पर्म बना। तो स्पर्म आ गया सेमिनिफरस ट्यूबल से, रेटेटेस्टिस, भासा एफ्रेंसिया, एपिडिडर्मिस, भास डिफरेंस को होते हुए, और सेमिनल एसेसरी ग्लैंड का सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हो। ये दोनों मिक्स होकर आपका अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आएंगे। सो इन दोनों को आप बोलते हो सीमेन बोलते हो। क्या, सीमेन बोलते हो। एंड सेमिनल प्लाज्मा जो है दैट कंसिस्ट ऑफ, उसमें आपका फ्रुक्टोस रहता है, आपका कैल्शियम रहता है, कुछ एंजाइम्स होता है जो कि काफ़ी जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहाँ देखेंगे। ठीक है, एंड बल्बोलिथल ग्लैंड जो होता है, इसका सिक्रेशन, बल्बोलिथल ग्लैंड का सिक्रेशन आपका पेनिस का लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, आई एम सो क्लियर। ठीक है, सो और ये जो पेनिस का जो एनलार्ज पोर्शन होता है एंड में, इस एनलार्ज पोर्शन को हम कहते हैं ग्लैंड पेनिस। ठीक है, और उसके बाहर में एक थोड़ा सा थिन फोल्ड स्किन रहता है, उस स्किन को हम कहते हैं फोर स्किन। सो आई होप बढ़िया से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया इसके साथ। ठीक है, हमने देख लिया सब कुछ, स्ट्रक्चर क्या पार्ट है, क्या कंसिस्ट है और क्या पाथवे है, और ट्रिक बताना भूल गया, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्पर्मेटोजोआ का पाथवे देखिए, सीधी पाथवे। तो स्पर्म बना आपका सेमिनिफरस ट्यूबल में, नेक्स्ट कहाँ जाएगा, रेटेटेस्टिस, फिर भासा एफ्रेंसिया, फिर इपिडिडर्मिस, फिर भास डिफरेंस, भास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट, वहाँ से आपका यूरेथ्रा से होते हुए आपका बाहर या फिर वेजाइना भी फीमेल में चला जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखना, 7 अप, ठंडा तो पिया ही होगा, 7 अप, बहुत सिंपल सा ट्रिक है 7 अप, देखना, ध्यान देना। एस मतलब सेमिनिफरस ट्यूबल। ठीक है, एंड ई का मतलब होता है आप डायरेक्ट आ जाएंगे ई में, इपिडिडर्मिस। ई मतलब क्या, इपिडिडर्मिस। सो ये दो याद रखना पड़ेगा। आफ्टर सेमिनिफरस ट्यूबल आपका रेटेटेस्टिस आएगा। ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूबल के बाद रेटेटेस्टिस आएगा, सेमिनिफरस में आ रहा है तो उसके बाद रेटेटेस्टिस एंड भासा एफ्रेंसिया। अब एफ्रेंसिया पहले आएगा ना डिफरेंसिया,
ठीक है, वो भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना ई आ रहा है तो इसका मतलब एफरेंशिया पहले आएगा, ठीक है, भाषा एफरेंशिया जो होता है वो पहले आएगा आपका, ठीक है। तो रेटेटेस्टिस फिर आपका भाषा एफरेंशिया, ठीक है, ई से आपका हो गया भाषा एफरेंशिया, रेटेटेस्टिस भाषा एफरेंशिया। देन भी से हो गया आपका भाष डिफरेंस, फिर ई से हो गया आपका भाष इजैकुलेटरी डक्ट, एन से नथिंग, ई से आपका यूरेथ्रा और पी से पेनिस के थ्रू से बाहर, ठीक है। तो 7 आपसे आप आराम से याद रख सकते हैं इस तरह से, देखिए 7 अप सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इपिडिडर्मिस, ठीक है, पर रेटेटेस्टिस आ रहा है, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का रेटेटेस्टिस भाषा एफरेंशिया, ठीक है, फिर इपिडिडर्मिस, फिर भाष डिफरेंस, बाद में डी आ रहा है डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, एन से नथिंग, ई से यूरेथ्रा, पी से पेनिस। आई होप सो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या से कंसिस्ट होता है। सो सिंपल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, इधर की ओर, ठीक है, पेल्विक रीजन में, एंड इट कंसिस्ट ऑफ योर पेयर ऑफ ओवेरीज, 2 ओवेरीज रहता है, ठीक है, पेयर ऑफ ओवेरीज, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यहाँ से आएगा ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, एक यूटेरस होगा इधर में, ठीक है, सर्विक्स इसका थोड़ा नीचे वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जहाँ से फिर सर्विकल कैनल बनेगा, एंड देन योर वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, एंड ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना आपका एक्सेसरी डक्ट हो गए। ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी रहेगा जो बच्चा जब जन्म होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ऑल दिस पार्ट आर हिस्ट्री, मतलब साथ रहेंगे तो ही आपका सारा प्रोसेस फीमेल का काम कर पाएंगे, जैसे ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, प्रेगनेंसी होगा, फिर चाहे बर्थ होगा, चाइल्ड केयर के लिए मेमोरी ग्लैंड चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो इसी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो इन दिस फिगर बस एक बार देख लें कि क्या है, पढ़ेंगे हम इसको डिटेल्स में। फिर ए पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, फिर से ये देखिए एक पेयर ऑफ आपका ओविडक्ट जिसे आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हो, ठीक है, फिर आपका यूटेरस, सर्विक्स, सर्विकल कैनल जिसे बर्थ कैनल भी कहते हैं, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो वही चीज़, सेम चीज़ एक्सप्लेन है, हमें कोई दूसरा चीज़ है नहीं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ए पेयर ऑफ ओवरी, एक्सेसरी डक्ट विच इंक्लूड ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया डेट इज मोन्स ट्यूब्यूल, वेस्टिब्यूल, हाइमेन, क्लिटोरिस। क्या है ये हम देखेंगे थोड़ा बाद में 1 बाय 1। सो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेयर्ड ओवरी। सो ओवरी जो है फीमेल का, इट इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बिकॉज यहीं से आपका फीमेल गेमेट डेट इज ओवा बनता है, ओवरी के अंदर में ही, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं, डेट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिल एंड प्रेगनेंसी। देखेंगे उसको एंड में। इच ओवरी को आप देखोगे तो उसका 2 से 4 मीटर ही लेंथ होता है, ठीक है, और वो बोथ साइड, इधर भी है इधर भी है, एंड इट इज, वो 2 साइड झूला हुआ तो है नहीं ना, ठीक है। सो लोअर एब्डोमेन का बोथ साइड लोकेटेड होता है, और वो पेल्विक वॉल, पेल्विक रीजन से और यूटेरस से, देखो पेल्विक रीजन और यूटेरस से वो कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। देखिए ऐसा लिगामेंट की मदद से वो ओवरी कनेक्टेड रहता है, नहीं तो झूला हुआ थोड़ी है जो गिर जाएगा, ठीक है। तो जो ओवरी है, दोनों ओवरी, वो पेल्विक वॉल एंड यूटेरस से कैसे कनेक्टेड है, तो लिगामेंट की मदद से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और अगर आप बात करो ओवरी का, तो ओवरी जो है, ये एक ओवरी का एनलार्ज सेक्शन दिखा के रखा हुआ है। ये ओवरी ऐसे होल पूरा जो है आपका एक इपिथेलियम लेयर से कवर हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 रीजन होता है, आउटर वाला रीजन जो होगा, इस तरफ वाले रीजन, उसे आप बोलोगे कॉर्टेक्स, और अंदर वाले रीजन को आप क्या बोलोगे, मेडुला, ठीक है। और ओवरी के अंदर में आपका दुनिया भर का सेल्स दिखाई देगा, दुनिया भर का सेल्स आपको दिखाई देगा, जिसे आप ओवरियन सेल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और हर फॉलिकल के अंदर में आपको दिखाई देगा एक सेंट्रली प्लेस एग, हर फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल का बीच में, मतलब हर ग्राफियन फॉलिकल का पास होता है आपका ओवम व एग। कैसे डेवलपमेंट होता है उसको हम देखेंगे oogenesis में, ओके। नाउ कमिंग टू द एक्सेसरी डक्ट विच इंक्लूड योर 2 ओविडक्ट, डेट इज ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस जिसे वोम भी कहते हैं, वजाइना। सो 1 बाय 1 इसे पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सो ये जो ओविडक्ट होता है आपका कितना 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इन्फंडिबुलम, ये रीजन देखिए डायग्राम का, एम्पुला ये थोड़ा वाइडर वाला रीजन, एंड ये जो पतला वाला लास्ट का रीजन है उसे कहते हैं इस्थमास। तो 3 पार्ट होता है इसका। इन्फंडिबुलम जो देखिए इस तरीके से फनल लाइक है, इस तरीके से फनल लाइक है, ठीक है। सो इन्फंडिबुलम इज अ फनल लाइक, फनल शेप ओपनिंग, ठीक है, जिसका पास देखिए बहुत सारा इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे आप कहते हो फिम्ब्री, ठीक है। इन्फंडिबुलम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे फिम्ब्री कहते हो, जो एग को कलेक्ट करता है। ओवुलेशन मतलब एग का रिलीज होना ओवरी से, तो उसको कलेक्ट करता है ये फिम्ब्री, ठीक है। एम्पुला जो होता है ये वाइडर पार्ट होता है, और इस्थमास जो है ये नैरोअर पार्ट होता है, ठीक है। सो इन्फंडिबुलम पढ़ लीजिए, लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, एम्पुला एंड इस्थमास, ठीक है। अब क्या होता है आपका नेक्स्ट कि आपका जो ये है डेट इज ओवरी, ठीक है। एक जो होता है आपका, एक यहाँ से जो बना यहाँ पहुँचा, वो एक जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, फीमेल एग्स आर नॉन मोटाइल। तो वो भाई कैसे इधर से इधर तक ट्रेवल करके जाएगा, तो उसके लिए फेलोपियन ट्यूब का जो अंदर का चीज़ है, अंदर का ऐसा पाइप है ना, ट्यूब है ना, अंदर वाला जो है, इन ऐसे अगर ट्यूब है सपोज, तो इंटरनली आपका कोलुमनर सिलेटेड इपिथेलियम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कोलुमनर सिलेटेड इपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहता है, सिलिया लगाता है, और वो सिलिया इस तरीके से आपको पुश करते रहे एक को, और इस तरीके से आपका वो जाते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से सिलिया। तो the columnar ciliated epithelium line the lumen of the oviduct that drives the ovum toward the uterus, इधर से आपका यूटेरस की ओर आएगा, ठीक है। एंड यूटेरस ये इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, उल्टा पपाया की तरह होता है, शेप याद रख लीजिएगा, इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, ये रहा, ठीक है, दिख ही रहा है आपको। एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, हमको पता है ये आपका ये जो वोम है, यूटेरस है, वो भी आपका पेल्विक वॉल में कैसे चिपका हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। सो यूटेरस का 3 पार्ट होता है, सिंपल है, डायग्राम से देख लीजिए समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम फंडस, ये पूरा रीजन को हम कहते हैं बॉडी, एंड लोअर पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है, और सर्विक्स आपका वजाइना में ओपन हो जाएगा। अब बात करें यूटेरस का, तो यूटेरन का जो वाल होता है ये रहा, ये 3 लेयर का होता है। सबसे सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ये वाला, सबसे बाहर वाला, तो बाहर मतलब पेरीफेरी मतलब सरफेस बाहर का, तो बाहर वाले लेयर को आप कहते हो पेरीमेट्रियम, ये बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन। बीच का देखिए येलो कलर जैसा दिख रहा था, वो काफ़ी मोटा है, तो उसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है, जो कि थिक लेयर है, मिडिल थिक लेयर, जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ है, याद रखना है, स्मूथ मसल, ठीक है। और इनर लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं एंडो, मतलब इनर, एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर एंड भास्कुलर है। यहाँ रेड दिखा रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। सो आपका जो मेंस्ट्रुअल होता है फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, उसमें जो ब्लड रिलीज होता है एवरी मंथ, दैट ब्लड इज नथिंग बट यहीं का जो ब्लड वेसल है वो ब्रेक डाउन होकर रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सो यूटेराइन वॉल का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंड नाउ कमिंग टू द वेजाइना, सो इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर, बाहर में ये खुलता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस, ठीक है। सो ये एनस और ये यूरेथ्रा, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है आपका वेजाइना, ठीक है। और ये वेजाइना की इनर ओर में, वेजाइना के अंदर की ओर में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, दैट इज, उसे हम कहते हैं पेपिली, एंड ऑल्सो देयर प्रेजेंट बार्थोलिन ग्लैंड्स, इसके अंदर में इनर साइड में बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन रिच म्यूकस सिक्रेट करते हैं। एंड दैट सिक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड ऑल्सो लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। सो बार्थोलिन ग्लैंड कहीं ना कहीं सिमिलर जो मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड काम कर रहा था आपका, कोपर्स ग्लैंड लुब्रिकेशन में पेनिस का, उसी तरह से फीमेल में वो काम कौन करता है, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दी योर एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। सो एक्सटर्नल जेनेटेलिया कंसिस्ट ऑफ मॉन्स टिबिस, वेस्टिबल, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। वेरी सिंपल, मॉन्स टिबिस क्या है, इट इज ए फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर एक्यूशन। ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये फैटी टिश्यू, कुछ फैट्स डिपोजिट होते हैं, ठीक है, उस वाले रीजन को हम कहते हैं मॉन्स टिबिस, जहाँ कुछ हेयर दिखाई देते हैं, हेयर अपेरेंस होता है, ठीक है, जब प्यूबिक हेयर कहता है। वेस्टिबल मतलब इट इंक्लूड्स योर टू थिंग्स, दैट इज योर लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबियो मेजोरा क्या है आपका, सो लेबियो मेजोरा इज दिस आउटर फोल्डिंग, ये वेजाइना का बाहर में जो स्किन का आउटर फोल्ड होता है ना, उसे हम कहते हैं लेबियो मेजोरा, ठीक है, हेरी आउटर फोल्डिंग, ठीक है।
फैटी टिश्यूज का ही बना रहता है आपका, विच सराउंड्स द वेजिनल ओपनिंग, और उसका अंदर का जो आपका फ्लेशी फोल्ड होता है जहाँ कोई हेयर नहीं है, वेजिनल ओपनिंग का ही अंदर की ओर एक फोल्ड होता है, उसे आप कहते हो, इनर फोल्ड को आप कहते हैं लेबियो माइनोरा। मेजोरा मतलब बाहर, माइनोरा मतलब माइनर अंदर, ठीक है, इनर फोल्ड। एंड हाइमेन, ये जो वजाइना है यहाँ फिगर में दिखेगा, नीचे से दिखा रहा हूँ, अंदर की ओर थोड़ा पार्शियली एक थिन मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन को आप कहते हो हाइमेन, ठीक है, जो कि ऑफन टर्न हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कोइटस मतलब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ब्रेकडाउन होता है और ब्लड का रिलीज होता है। सो पुराने ज़माने में इसको वर्जिनिटी टेस्ट के लिए भी लोग इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में, कि अगर ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर ब्लीडिंग हुआ, मतलब that is she is virgin, and if she is not bleeding means her hymen is broken and she is not virgin। बट ऐसा नहीं है। हाइमेन जो है सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ही नहीं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी या लेडीज अगर साइकिलिंग करे, कुछ अलग एक्टिविटीज़ करे ना, तो भी आपका ब्रेक डाउन हो सकता है। सो हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। एंड द क्लिटोरिस, ए हाईली सेंसिटिव रीजन इज लाइनिंग बिटवीन द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, जहाँ से यूरिन रिलीज होगा, ठीक है, उसके आगे ही ठीक आपका प्रेजेंट रहता है आपका एक रीजन, जिसे आप उसे कहते हो क्लिटोरिस, ठीक है, क्या कहते हो आप उसे, क्लिटोरिस। तो उसी के ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में बहुत हाईली सेंसिटिव रीजन फीमेल का प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हो क्लिटोरिस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द मेमोरी ग्लैंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्लियर, एक बार बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। 2 ओवरी रहता है, 2 फैलोपियन ट्यूब रहता है आपका, ठीक है, यूटेरस रहता है, सर्विक्स रहता है, एंड वजाइना। पढ़ लिया हमने, देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड, सो हमको पता है फीमेल में आपका एक पेयर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, विच कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट्स। सो टिश्यूज मतलब सेल्स एंड फैट्स पड़े रहते हैं, जितना ज़्यादा फैट्स का डिपोजिशन होगा ब्रेस्ट का साइज उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। सो अभी क्या है इसमें, बहुत सिंपल है कि ये जो टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, यहाँ में दिखा के रखा है, देखो 3-4 गुच्छा दिखा के रखा हुआ है, देखो 5 गुच्छा दिखा के रखा है इस फिगर में, ठीक है। सो इस तरीके से हर ब्रेस्ट में आपका ऐसा ग्लैंडुलर टिश्यू का 15 से 20 लोब होता है, कितना, 15 से 20, इस फिगर में 5 ही दिखा के रखा हुआ है, ठीक है। एंड देखो उसके अंदर में ऐसा दुनिया भर का गोल गोल सेल दिखाई देता है, दुनिया भर का। सो ईच मेमोरी लूप इन ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट कंटेंट कितना लोब, 15 से 20 मेमोरी लूप। हर लोब में कितना सेल्स होगा, दुनिया भर का सेल्स होगा, उस सेल्स को आप बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। सपोज ये मेमोरी एल्वियोलाई सेल्स है, तो यही आपका जाके बनाएगा मिल्क और अपने अंदर ही स्टोर करके रखते हैं ल्यूमेन में, ल्यूमेन मतलब अपने सेंटर की ओर। द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क एंड इट इज स्टोर इन द कैविटीज, दैट इज ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखो, सो एल्वियोलाई जो होगा आपका ओपन होगा एक दूसरा डक्ट में, जिसे आप बोलोगे मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है, दिस इज मेमोरी ट्यूब्यूल। यहाँ दूसरा डक्ट में लोग ओपन होंगे, आप उसे बोलोगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और हर लूप का मेमोरी ट्यूब्यूल आपका ज्वाइन कर देगा और बनाएगा और एक डक्ट, जिसे आप बोलोगे मेमोरी डक्ट। एक ट्रिक बताऊंगा, सीक्वेंस याद हो जाएगा, मेमोरी डक्ट, ठीक है। ट्यूब्यूल जो होता है वो ज्वाइन करेगा, मेमोरी डक्ट बनेगा, और बहुत सारा मेमोरी डक्ट इधर मिलके और एक वाइडर रीजन और एक वाइडर ट्यूब बनाएंगे और एक वाइडर, ठीक है, कनेक्शन बनाएंगे, उसे आप बोलोगे मेमोरी एम्पुला। तो सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइंट टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, जो कि अल्टीमेटली बाहर खुल जाएगा थ्रू लास्ट डक्ट, डेट इज योर लेक्टिफेरस डक्ट, और निपल के थ्रू से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी। तो टान लग गया तो अभी सीक्वेंस इजी कर देता हूँ। इसका ट्रिक याद रखना, एटेडल, ठीक है, एटेडल, एटेडल, सब जो लेटर है वो लास्ट का समझा रहा है, मेमोरी इंक्लूड करना है और लास्ट डालना है। देखो ऐसे क्या है, हर ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब होता है, इस लोब में दुनिया भर का सेल्स होता है, मेमोरी एल्वियोलाई, और वो ही बनाता है आपका मिल्क और स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो ऐसे मेमोरी एल्वियोलाई जहाँ मिल्क बना, फिर वहाँ वो जाके खुला किसमें, टी से मेमोरी ट्यूब्यूल में, बहुत सारा ट्यूब्यूल मिलकर एक नया डक्ट ज्वाइन बनाए, डेट इज आप उस डक्ट को बोलोगे डी से मेमोरी डक्ट, ठीक है। और ये इट विल ओपन इनटू ए वाइडर ओपनिंग, जिसे आप बोलोगे ए से मेमोरी एम्पुला, और एल से याद रखना विच विल ओपन आउट टू आउटसाइड थ्रू लेक्टिफेरस डक्ट। सो एटेडल ट्रिक आपका
जो सीक्वेंस है मिल्क कंडक्शन का वो क्लियर है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। सो हियर आर सम क्वेश्चन डेट आप सॉल्व कीजिए खुद ही, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस। सो ज़्यादा समय लूँगा नहीं मैं, आप खुद ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, अब पढ़िए खुद सॉल्व कीजिए क्विक। सो दिस इज अनदर, कौन कौन क्विक पता हो जाना चाहिए फटाफट। फिर ये आंसर आ जाना चाहिए, अगर क्लियर है तो आ जाएगा। क्लियर है तो ये आंसर आपका विद इन 5 सेकंड आ जाना चाहिए। फिर आपका ये, ठीक है, एटोटल ट्रिक को याद कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप डेट इज योर गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका गेमिटोजेनेसिस से। गेमिटोजेनेसिस मतलब क्या, आपका गेमेट बनना। इट कैन बी फीमेल गेमेट, इट कैन बी मेल गेमेट, ठीक है। सो उसका अलग अलग टर्म है, डेट इज इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। गेमिटोजेनेसिस मतलब गेमेट का बनना। इट इंक्लूड्स, अगर स्पर्म बनता है तो स्पर्म बनने का प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब बनना, ऊजेनेसिस मतलब ओवम का बनना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम गेमिटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से। सो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। कहाँ बनता है हमको पता है, टेस्टिस का सेमनिफरस ट्यूब्यूल में बनता है आपका, ठीक है। डिस्टर्बिंग तो यहाँ रख लेता हूँ इसको। सो कहाँ बनता है आपका, सेमनिफरस ट्यूब्यूल में बनता है, ठीक है। सो कैसे बनता है स्पर्म का प्रोसेस, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन। सो एक डायग्राम के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं से सारा चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते चलिए। सो होता क्या है इसमें, देखिए। सो हमको पता है आपका ये टेस्टिस है, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर लोब्यूल में 1 से 3 स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉल, जिसे आप बोलते हो सेमनिफरस ट्यूब्यूल, सेमनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक मेल जर्म सेल जिसे आप स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा सेल है आपका सार्टोली सेल जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यही स्पर्मेटोगोनिया आपका म्यूसिस करके स्पर्म बनाता है। तो कैसे, देखिए। सो ये सब हो गया स्पर्मेटोगोनिया सेल जो डिप्लॉयड है। सो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है आपका, स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया होगा उतना ही ज़्यादा स्पर्म बनेगा। सो ये माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारा बना लिया, देखिए एक से आपका इधर 4 ही दिखा रहा है पर बहुत सारा बना लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जब अपना नंबर बढ़ा लिया वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चालू करेगा, थोड़ा ग्रोथ करना चालू करेगा, और जो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे वही आपका जाके स्पर्म बनाएंगे म्यूसिस करके। सो जो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करने के बाद थोड़ा डिफ्रेंशिएट और ग्रोथ हो जाएंगे, उसको आप बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि डिप्लॉयड ही होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए म्यूसिस स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो म्यूसिस 1, और म्यूसिस 1 करके एक से आपका 2 सेल बन जाएगा, ठीक है। एक से आपका 2 सेल बन गया, और म्यूसिस 1 इज द एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, जहाँ आपका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है। सो ट्वाइस एन से एन हो गया, और ये जो 2 सेल बनेंगे इसे आप बोलोगे अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो म्यूसिस 2, क्योंकि म्यूसिस 2 स्टेप का आता है, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। एंड म्यूसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन है, टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड, 4 ऐसा स्पर्मेटिड बना दिया, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड किया, अपना नंबर बढ़ाया, डिफ्रेंशिएट किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं, वो म्यूसिस करके 2 सेल बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका म्यूसिस 2 करके 4 स्पर्मेटिड बनाया, स्पर्म नहीं बनाया, स्पर्मेटिड बनाया, मैंने बोला देखिए इस तरीके से, नीचे वाला स्पर्म है। तो स्पर्मेटिड में आपका टेल वेल कुछ नहीं है, ये स्पर्मेटिड आपका मॉडिफिकेशन करके आपका स्पर्म बना लेगा। सो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का, स्पर्म बनने का प्रोसेस को आप कहते हो स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड एक नॉर्मल सेल है, वो मॉडिफिकेशन होकर आपका स्पर्म बनाएगा, और इस प्रोसेस को आप कहते हो स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सो वही होता है स्टेजेस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का 2 स्टेज है। पहला तो आपका स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है, म्यूसिस करके, उसके बाद स्पर्मेटिड आपका स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलोगे,
स्पर्मियोजेनेसिस। सो चलिए इसे लैंग्वेज में थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा। वेयर इज द लैंग्वेज, सॉरी, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, समझ में आ जाएगा। सो ये 3 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज, द स्पर्मेटोगोनिया विल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, और बहुत सारा वो स्पर्मेटोगोनिया सेल बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोथ फेज, द स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होता है अपना सेल्स का जो ग्रोथ होता है उसका साइज को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सॉरी, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अपना साइज को इंक्रीज करेंगे और मैच्योर्ड हो जाएंगे, और तब आप उसे क्या बोलोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या करेगा, दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो फर्स्ट मेयोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, इनटू 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो चुका है 23। दिस लेटर विल अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, ठीक है। और स्पर्मेटिड इनेक्टिव मतलब इनेक्टिव नॉन मोटाइल होता है। सो इनेक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटोजोइन। इस प्रोसेस को आप कहते हो स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, आपका स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया, तो स्पर्मेटिड अब अपना न्यूट्रिशन लेने स्पर्म का जो हेड है वो जाके आपका सर्टोली सेल में एम्बेड हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल, और वहाँ से न्यूट्रिशन लेने के बाद सेमनिफरस ट्यूबल से स्पर्म रिलीज हो जाएगा रेटिटेस्टिस और अपना पाथवे में चला जाएगा। सो सेमनिफरस ट्यूबल से जो स्पर्म रिलीज होगा उस प्रोसेस को आप कहते हो स्पर्मिएशन। डोंट कंफ्यूज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। सुनने में सेम है बट तीनों का जो है आपका टोटली मीनिंग अलग है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। सो वही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका मेयोसिस करके क्या करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है। और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मेयोसिस टू एंड फॉर्म 2 स्पर्मेटिड। सो अल्टीमेटली एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मेयोसिस करके 4 स्पर्मेटिड्स जो कि अल्टीमेटली स्पर्म बनाएंगे। क्लियर है। तो व्हाट आर द रोल्स ऑफ द हार्मोन। स्पर्म तो अपने आप बनेगा नहीं, कुछ तो हार्मोन्स का रोल होना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन हार्मोन। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है हर लाइफ का स्टेज का ट्रांजिशन में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक मेल जैसे मेच्योर्ड होता है ना, तो उसका हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिल जाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज करता है, एक हार्मोन जो कि आपका कहाँ एक्ट करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा कि भैया लड़का जवान हो चुका है, उसका स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। पर स्पर्म तभी बनेगा जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड आप कुछ हार्मोन रिलीज करोगे, तो इसको सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस बाय रिलीजिंग GnRH। उसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी बोलता है अच्छा ये बात है क्या, तो पिट्यूटरी 2 गोनेडल हार्मोन रिलीज करता है कि हाँ भाई स्पर्म बनना चाहिए, अब एडोलेसेंस आ चुका है तो ठीक है। और क्या क्या हार्मोन रिलीज करेगा आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन L से याद रखिएगा, ये आपका लेडिक सेल पे एक्ट करेगा जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि वो एंड्रोजन सीक्रेट कर पाए, मेनली टेस्टोस्टेरोन जो कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का L से याद रखिएगा लेडिक सेल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से S से याद रख लीजिएगा सर्टोली सेल। तो एक किस पे करेगा FSS, S से याद रखिएगा सर्टोली सेल में, ताकि वो जो भी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस होगा, ठीक है, उसमें ये हेल्प करेगा, फैक्टर को सीक्रेट करेगा जो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। सो इसका 4 पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। और स्पर्म जो होता है वो पूरा स्पर्म जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, क्योंकि ये तो स्पर्मेटिड एक सेल से ही बना, और स्पर्मेटिड में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसी का मॉडिफिकेशन होकर बना है, ठीक है। सो एक मेच्योर स्पर्म का जो लेंथ होता है वो आपका 60 माइक्रोमीटर होता है, एंड स्पर्म इज एनवेलप्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नाउ कमिंग टू इट्स हेड। इसका जो हेड होता है देखिए ओवल शेप का होता है, जिसमें आपका न्यूक्लियस है, एंड ऊपर में केप लाइक स्ट्रक्चर में आपका प्रेजेंट होता है एक्रोजोम। नाउ व्हाट इज एक्रोजोम। जब स्पर्मेटिड आपका स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटिड का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो अब कन्वर्ट हो जाता है एक्रोजोम में, और इस एक्रोजोम के पास अब बहुत सारा लैक्टिक एंजाइम होता है, जो कि जब स्पर्म एक के पास जाएगा तो वहाँ उसका मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करेगा। कौन सा है नाम हम पढ़ेंगे आपका
उसमें फर्टिलाइजेशन में थोड़ा बाद में, ठीक है। और हेड का पीछे में आपका नेक है, ठीक है। एंड मिडिल पीस में आपका मेनली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंड यू नो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आपका स्पर्म का मोटिलिटी मिल पाए। एंड लास्ट में आपका प्रेजेंट होता है टेल। तो टेल क्या करता है, आपका हेड जेनेटिक मटेरियल लेगा, एक्रोजोम रहता है लाइटिक एंजाइम जो एक को पेनिट्रेट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है मिडिल पीस में जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और टेल में क्या होता है आपका, टेल आपका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग अंडुलेटिंग मोमेंट। इस तरीके से वेब की तरह मोमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म को डायरेक्शन मिल पाए, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाके। सो ये डायग्राम का लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड ए नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, ए नॉर्मल ह्यूमन एक सिंगल टाइम में तुम्हारा 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, रिलीज करता है एक सिंगल कोइटस में, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो इतना मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। और अगर आपको अब नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए उस स्पर्म से, सो उस स्पर्म से मिनिमम 60% जो स्पर्म आपका नॉर्मल शेप और साइज का होना पड़ेगा, ठीक है। और उस 60% से मिनिमम 40% स्पर्म तो विगोरस मोटिलिटी दिखाना ही पड़ेगा, तो ही तो आपका वेजिना से सर्विकल कैनल, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएगा, ठीक है। सो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए ये केस है आपका, 60% स्पर्म सही से होना चाहिए, आउट ऑफ दैट 40% विगोरस मोटिलिटी दिखाना चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी oogenesis से। तो अब स्टार्ट करेंगे हम oogenesis के साथ, ठीक है। सो oogenesis जो है ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। मतलब अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो oogenesis मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। ओवम जो आपका ओवरी में बनेगा फीमेल का, उसी को हम बोलते हैं आपका प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, ठीक है। नाउ कहाँ टेक्स प्लेस होता है, सो इट टेक्स प्लेस इन ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस ग्राफिन फॉलिकल, हाउ दिस आर फॉर्म्ड इन ओवरी, अभी उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो ये एक ओवरी दिखा के रखा हुआ है, तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट सिंपल से सुनिए तो याद रह जाएगा। तो क्या है, देखिए, जैसे स्पर्म आपका फॉर्मेशन कब होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में, एडोलेसेंस में लड़का का, ठीक है। बट ओवम का एक का फॉर्मेशन वैसा नहीं है, एक का फॉर्मेशन जो है आपका एम्ब्रायनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जब एक फीमेल माँ के पेट में होती है तभी, ठीक है। सो क्या होता है बेसिकली इसमें, जैसे कि आपका स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ में आपका दुनिया भर का एक मदर सेल होगा, डेट इज oogonia, जो कि आपका ओवम बनाएगा फाइनली, ठीक है। सो इनिशियली एम्ब्रायनिक स्टेज में ही जब बच्चा अपने माँ के पेट में रहती है लड़की, तो ही उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia बना हुए रहते हैं। कितना, मिलियंस ऑफ oogonia। और वो oogonia जो बने हुए रहते हैं, वो oogonia, ठीक है, डेट oogonia विल स्टार्ट अंडरगोइंग योर meiosis 1। meiosis 1 स्टार्ट ही कर देते हैं, meiosis 1 स्टार्ट कर दिए हैं वो। पहले तो दुनिया भर का oogonia सेल्स ओवरी में बना, वो माइटोसिस करके अपना नंबर दुनिया भर का बढ़ा लिए, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद वो oogonia सेल्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेट इज, देखिए, ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, बर्थ के दौरान आपका, बर्थ नहीं उससे पहले ही, लाइक जैसे कि जब एक लेडी 6 to 8 वीक्स रहती है प्रेग्नेंट उसके पेट में, तब उस फीमेल का ईच ओवरी में आपका 6 to 7 मिलियन oogonia रहता है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय में ये रिड्यूस होकर आपका 2 मिलियन रहता है, कितना, 2 मिलियन ईच ओवरी में oogonia, ठीक है। बाकी सब डिजेनरेट हो जाते हैं, 6 से 7 मिलियन से बर्थ तक 2 मिलियन रहते हैं। नाउ दिस oogonia जो होता है, ये सपोज ये oogonia है, ठीक है, ये अपना म्यूसिस oogonia अपना साइज में रिड्यूस इंक्रीज होता है, डिफ्रेंशिएट करेगा, और जब डिफ्रेंशिएट करेगा तो आप इसे बोलोगे प्राइमरी oocyte। क्या बोलोगे, जैसे वहाँ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट किया था, आप उसे क्या बोले थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो oogonia आपने आपको डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट किया, तो आप उसे क्या बोलोगे, प्राइमरी oocyte, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के बाहर में आपका ग्रेनुलोसा सेल्स लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। तब आप इसे बोलते हो प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलते हो, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल का अंदर में ही है आपका क्या, प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte meiosis 1 स्टार्ट कर दिया रहता है, क्या, meiosis 1 स्टार्ट कर दिया है,
जी हाँ, जब बच्चा जन्म होती है फीमेल तभी म्यूसिस वन स्टार्ट करके रख दिया गया है, बट ऑल दिस आर स्टॉप टेम्परेली अरेस्ट होके रहते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज में म्यूसिस के, डेट इज प्रोफेस वन में अरेस्ट होके रहते हैं। ठीक है, सो गुनिया मल्टीप्लाई करके बनेगा आपका प्राइमरी यूसाइड, और ये प्राइमरी यूसाइड विल एंटर इनटू टू प्रोफेस वन ऑफ द म्यूसिस वन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड, उस स्टेज पे अरेस्टेड होकर रखा हुआ है। ठीक है, सो बर्थ का समय में कितना आपका बचा, तो 2 मिलियन बचा हुआ था प्राइमरी यूसाइड। ठीक है, सो ईच प्राइमरी यूसाइड, जितना भी प्राइमरी यूसाइड है हर कोई सराउंडेड होगा ग्रेनुलोसा सेल से टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल, और बर्थ का समय में आपका पास कितना था, 2 मिलियन। ठीक है, सो ये प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते फीमेल का 14-15 साल तक पहुंचते पहुंचते और डिजेनरेट होके ईच ओवरी में आपका 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचेगा हर ओवरी में। ठीक है, बाकी जितना भी प्राइमरी फॉलिकल थे डिजेनरेट हो जाएंगे। सब बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बर्थ में 2 मिलियन था, प्यूबर्टी तक 60 to 80,000 ही बढ़ा, और सब के सब म्यूसिस वन स्टार्ट करके अरेस्टेड है प्रोफेस वन में। नाउ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीना एक को रिलीज होना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू से। ठीक है, हर महीना एक अंडा को रिलीज होना है, और आपका अंडा मतलब एक मतलब कि यही आपका जो प्राइमरी यूसाइट है वही डिवीजन करके ओवम बनेगा, और आपका हर ओवरी में 60 to 80,000 बचा हुआ है। सो एवरी मंथ का 5वां से 6ठा एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5th या 6th जैसे आपका ये फॉलिकल डेवलप होना चालू होएगा, ताकि आपका प्राइमरी यूसाइट जो है ये ओवम बन पाए। ठीक है, सो हर महीना 5 से 6ठा नंबर दिन में अराउंड 500 प्राइमरी यूसाइट आ जाते हैं कि मैं बनूंगा ओवम, मेरे जैसे बनेगा ओवम 500। ठीक है, पर उसमें से बनेंगे एक ही जाके कोई बनेगा फंक्शनल ओवम, कोई एक ही जाके बनेगा। ठीक है, सो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पता चल जाएगा, तो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है वो और ग्रेनुलर लेयर से सराउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो उस स्टेज में आप उसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, मतलब फॉलिकल अब डेवलप हो रहा है, एंड दिस सेकेंडरी फॉलिकल विल फर्दर डेवलप इनटू टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल डेवलप हुआ बोलकर कैसे पता चलेगा, जब आपको एक फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम डेवलप हुआ पता चलेगा। ठीक है, और ठीका लेयर भी बन जाता है तब तक, और एक लेयर, और आउटर को आप बोलते हो ठीका एक्सटर्ना, इनर वाले लेयर को आप बोलते हो ठीका इंटरना, और इसी फॉलिकल के अंदर में तो है आपका प्राइमरी यूसाइट जो कि अरेस्टेड है प्रोफेस वन में। ठीक है, तो जिसे टर्शियरी फॉलिकल में आपका फॉलिकल डेवलप हो गया प्राइमरी फॉलिकल, तो अभी आपका क्या होता है, इसके अंदर में जो आपका प्रेजेंट था प्राइमरी यूसाइट, वो सपोज दिस इज प्राइमरी यूसाइट, ये प्राइमरी यूसाइट आपका म्यूसिस वन कंप्लीट कर देगा। म्यूसिस वन प्रोफेस वन जो स्टेज में अरेस्ट है ना, वो कंप्लीट कर देगा, म्यूसिस वन जो है वो कंप्लीट कर देगा ओवुलेशन से ठीक पहले 36 आवर्स to 48 आवर्स पहले। ठीक है, 36 to 48 आवर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 नंबर दिन में ओवुलेशन होता है, तो ठीक 12वां नंबर दिन से 5वां नंबर दिन से 12वां नंबर दिन तक ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है, और ठीक आपका 12वां नंबर दिन में क्या होगा, म्यूसिस वन कंप्लीट होगा प्रायर टू ओवुलेशन। तो प्राइमरी यूसाइट आपका अनइक्वल डिवीजन दिखाएगा, एक बड़ा सेकेंडरी यूसाइट बनेगा, जैसे वहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड ए स्मॉल पोलर बॉडी बनेगा, जिसे आप बोलोगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, तो भाई साहब ये म्यूसिस वन कंप्लीट आपका टर्शियरी फॉलिकल में ही हो रहा है, एंड दिस टर्शियरी फॉलिकल विल फर्दर डेवलप इनटू योर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। फर्दर डेवलप हो जाता है आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, एंड जैसे ये सेकेंडरी जो यूसाइट है वो डेवलप होता है ना, तो यहाँ और एक लेयर डेवलप आ जाता है। जैसे टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो यहाँ और एक लेयर डेवलप हो जाता है सेकेंडरी यूसाइट में, जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा, एंड ड्यूरिंग द 14 डे ड्यूरिंग ओवुलेशन यही सेकेंडरी यूसाइट आपका रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, जिसे आप ओवमी कहते हो, बट दिस इज नॉट ओवम, सेकेंडरी यूसाइट, बट ओवमी कहा जाता है, एंड इसी को हम कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, सो देखिए, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड अंडरगो फर्स्ट अनइक्वल म्योटिक डिवीजन। अनइक्वल होता है क्यों, टू फॉर्म ए लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी यूसाइट एंड ए स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी यूसाइट सारा न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म प्राइमरी यूसाइट का रख लेते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसे हम बोले पोलर बॉडी।
वो डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर टर्शियरी फॉलिकल आपका फादर चेंज होगा इनटू मैच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफेन फॉलिकल कहते हैं। एंड द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिटवीन फ्रॉम मतलब योर टर्शियरी फॉलिकल टू ग्राफेन फॉलिकल, ठीक है। नाउ ग्राफेन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। इस ओवरी से अब समझाते हैं आपको। सो इस इधर डेवलपमेंट आपका चालू हो चुका है, ठीक है। फॉलिकुलर सेल जो है आपका, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल रहेगा, फिर आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर आपका टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। देखिए यहाँ फ्लूइड फिल एंट्रम दिखाई दे रहा है कैविटी, ठीक है। फाइनली आपका यहाँ ग्राफेन फॉलिकल बनेगा, तब आपका सेकेंडरी oocyte में जोना पेलुसिडा दिखेगा एंड इट विल रप्चर्ड होकर ये सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देगा इधर से, ठीक है, ताकि फिम्ब्री कैप्चर कर पाए, और इसे आप बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है देखिए। सो ओगोनिया एम्ब्रायनिक स्टेज में बहुत सारा बनता है, माइटोसिस करके अपने आप को नंबर बढ़ाएगा एम्ब्रायनिक स्टेज में और डिफ्रेंशिएट होगा, तो आप उसे बोलोगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte अपने साइज में ग्रो होगा, ठीक है, साइज में ग्रो होगा एंड इट विल स्टार्ट म्यूसिस 1, बट इट इज अरेस्टेड इन प्रोफेस 1 स्टेज में अरेस्टेड होता है सारा का सारा प्राइमरी oocyte, ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte आपका ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होता है, तब आप उसे क्या बोलते हो, प्राइमरी फॉलिकल। बट प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले 500 जैसा प्राइमरी फॉलिकल जाते हैं कि मैं बनूंगा अब हम, और उस समय आपका म्यूसिस 1 कंप्लीट हो जाता है प्रायर टू ओवुलेशन, ठीक है। एंड तब आपका क्या बनेगा, ए लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड फास्ट पोलर बॉडी, और वही रिलीज हो जाता है आपका एग से, ओवम से रिलीज हो जाता है, ठीक है, ओवरी से। नाउ ये सेकेंडरी oocyte भी म्यूसिस 2 स्टार्ट करके रखा हुआ है, क्या म्यूसिस 2 तो करना पड़ेगा, म्यूसिस 2 स्टार्ट करके रखा हुआ है, बट इट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होकर रखा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट तभी होगा जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा। कब कंप्लीट होगा ये, जब आपका अगर स्पर्म जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte आपका बनेगा ओवम में बा ऊटीड, ठीक है, इसे ओवम या ऊटीड एंड सेकेंड पोलर बॉडी, क्या सेकेंड पोलर बॉडी। सो दिस इज दी ओवम जिसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही सेकेंडरी oocyte आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना म्यूसिस 1 करके, और म्यूसिस 2 स्टार्ट रहता है बट अरेस्टेड रहता है मेटाफेज 2 में। बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आता है, तो स्पर्म कुछ एक्टिविटी करके ये म्यूसिस 2 को कंटिन्यू कंप्लीट करवा देता है, जिसके वजह से आपका बनेगा ootyte दैट इज ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। सो वही है आपका प्राइमरी oocyte जो है अपना साइज बढ़ा लिया, ठीक है, और ये प्राइमरी oocyte म्यूसिस 1 करके आपका लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया, एंड दिस सेकेंडरी oocyte म्यूसिस 2 करके जब फर्टिलाइजेशन स्पर्म आ जाएगा तो आपका ओवम बना लेगा, फंक्शनल ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको लैंग्वेज में मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक बार पढ़ लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट, ठीक है, इन द फॉलिकल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। ये स्टार्ट होगा एम्ब्रायनिक स्टेज में ही, ठीक है। यहाँ क्या होता है, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे ताकि मिलियंस ऑफ मदर गेमेट सेल बने या ओगोनिया बनेंगे, ठीक है। नो ओगोनिया आर फाउंड और एडेड आफ्टर बर्थ के बाद एड नहीं होता। सो ओगोनिया आपका एंटर कर जाएगा म्यूसिस 1 में, बट अरेस्टेड हो जाएगा प्रोफेस 1 में, सस्पेंड हो जाएगा और बना लेगा प्राइमरी oocyte, ठीक है। और बर्थ के दौरान 2 मिलियन बचेगा प्राइमरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड हो गया प्राइमरी फॉलिकल, एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी 60 to 80,000 बचेगा। और प्यूबर्टी में जब मेच्योर साइकिल होगा तो ये प्राइमरी oocyte अपना फिर से फर्स्ट मेट्रिक साइकिल प्रोफेस 1 से जो अरेस्टेड होकर रखा है वो कंप्लीट करेगा, ताकि सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बने। सो इसमें भी 3 स्टेज होता है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ठीक है, जिसमें वो ओगोनिया बनाएगा, देख लीजिए। फिर आएगा ग्रोथ स्टेज, ओगोनिया जो होता है वो आपका अब प्राइमरी oocyte बन जाएगा अपना साइज को इंक्रीज करके। एंड थर्ड स्टेज आपको पता ही है स्पर्मेटोजेनेसिस के तो सिमिलर है। इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली म्यूसिस करके
ड्यूरिंग oogenesis 4 आपका सेल्स बनेगा। एमोंग द 4 ओनली 1 इज फंक्शनल ootyl और बाकी 3 जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं पोलर बॉडीज। ठीक है, और यही ootyl आपका लिटिल चेंजेस करके ओवम बन जाएगा। कैसे बनेगा वो तो हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। इसका आंसर खुद दीजिएगा। ठीक है, अब क्या बताऊँ मैं, खुद ही दीजिए, मैं टाइम भी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, आप देखिए और आंसर दीजिए पोज करके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हैप्लॉइड, देखिए पूछ रहा है हैप्लॉइड कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा हैप्लॉइड कौन है। देखिए, ठीक है, कितना स्पर्मेटिड बनता है इच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, देखिए बताइए। हेड ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ, हेड में क्या होता है स्पर्म का, बताइए। नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, प्यूबर्टी के समय में कितना प्राइमरी फॉलिकल हर ओवरी में बसता है, बताइए। बर्थ का नहीं पूछा है, प्यूबर्टी का पूछ रहा है। सो ड्यूरिंग oogenesis में द प्राइमरी oocyte डिवाइड इनटू, प्राइमरी oocyte क्या में डिवाइड होता है, मेसिस 1 करके, बताइए। ठीक है, और लेयर ऑफ द ओवम, ठीक है, हमने ओवम का स्ट्रक्चर देखना भूल गए, चलिए देखते हैं। अच्छा, सो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम वेरी सिंपल। सो ओवम जो है ये स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल होता है, साइज इसका 2 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। ठीक है, ओवम का आपका बेसिकली 3 लेयर होता है। ठीक है, सो पहला जो लेयर होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, कोई भी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सो इसका इनर मोस्ट जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे ऊलेमा भी कहते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो आपका है जोना पेलिसुडा सीदिस, द नेक्स्ट लेयर इज जोना पेलिसुडा। ठीक है, विच इज आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड थर्ड लेयर जो है, जो फोलिकुलर सेल्स के बने हुए हैं, जो फोलिकुलर सेल्स थे ना उसका मिलकर बना हुआ है, उस थर्ड लेयर को बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा। द आउटर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ फोलिकुलर सेल, डेट इज कोरोना रेडिएटा। सो 3 लेयर होते हैं। ठीक है, सो उसी तरह से उसी के ऊपर में क्वेश्चन था। एंड देयर सम डिफरेंसेस, एग्जाम में पूछता है डिफरेंस क्या है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में ओकर होता है, तो ये कहाँ होता है, ओवरी में, राइट। इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का लिमिटेड ग्रोथ फेस है, हाँ भाई, बट इसका इलेबोरेट ग्रोथ फेस है, काफ़ी लंबा है। एंड सो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो ये प्लेसेंटल फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द साइक्लिकल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट डेट एक्सप्रेटिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। मतलब क्या कहने का मतलब है, प्यूबर्टी से पहला जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको तो याद रखिए, उसे हम कहते हैं मिनार्की। क्या कहते हैं, मिनार्की। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा फीमेल में डी जो 50, उसे हम कहते हैं मेनापोज। मेन लिया जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, पोज मतलब रुक जाना। ठीक है, सो ये 28 दिन का साइकिल होता है, हर महीना लास्ट करते हैं, तो इसका ड्यूरेशन 28 से 29 दिन तक होता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स लाइक एप्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ओवरियन साइकिल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ओवरी में काफ़ी चेंजेस होता है। क्या क्या चेंजेस होता है, एट द एंड ऑफ दिस साइकिल पता चल जाएगा। एंड यूटेराइन साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज यूटेरस में भी काफ़ी चेंजेस आता है। ठीक है, ओवरी, यूटेरस एंड वजाइना में, जो कि आपको दिख जाएगा एंड में। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। सो इसको याद रख लीजिएगा एम्फोल से, ट्रिक से याद रख लीजिएगा एम्फोल। एम मतलब मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओ मतलब ओवुलेटरी फेज, एल मतलब ल्यूटियल फेज। क्यों नाम पड़ा उसका भी सिग्निफिकेंस है, हम देखेंगे। सो मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी बाय ल्यूटियल फेज, एम्फोल। ठीक है, 28 दिन का साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 नंबर दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है, 1 से 5 नंबर दिन तक एवरी मंथ का आपका ब्लड फ्लो होता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। क्यों ब्रेकडाउन होता है हम देखेंगे। तो मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, 5वां नंबर दिन से लेकर 13 नंबर दिन तक आपका फॉलिकल जो होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी आपका ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। तो फॉलिकल डेवलप होता है, इसलिए इस फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज। 14 नंबर दिन में आपका सेकेंडरी oocyte जो बनेगा ग्राफिन फॉलिकल में, वो रिलीज हो जाएगा, डेट इज ओवुलेशन होगा, तो इसे हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज। देखिए, ठीक है, और उसके बाद जो होता है आपका
ग्राफीन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है एक येलो सब्सटेंस में जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सिक्रेट करता है, इसलिए इस फेज का नाम है सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। व्हाई? बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन व्हिच विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम। सो अच्छे से पता चलेगा, अभी चलिए वन बाय वन जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, सो नाउ मेंस्ट्रुअल फेज। सो द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट इज ब्लीडिंग, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। ठीक है, ब्लीडिंग की मतलब बिकॉज ये जो एंडोमेट्रियम का आपका लाइनिंग है, ये जो एंडोमेट्रियम का आपका लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होने का वजह से ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आपका एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। क्यों कम हो गया था ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड तक पता चलेगा। अभी ये रीजन जानिए कि ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन योर एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन और वो ब्लड के फॉर्म में आपका रिलीज होता है। ठीक है, so that it is the breakdown of endometrium lining and the blood vessels of the uterus that comes out through the vagina in the form of blood droplets। ठीक है, menstruation occur if the release ovum is not fertilized। जब आपका जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हो जाए तभी मेंस्ट्रुएशन occur होता है। ठीक है, और बाई चांस अगर आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपका ओवम फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, सो लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट प्रेगनेंसी बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मेंस्ट्रुएशन कभी नहीं भी हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशन एंड ऑल दिस। ठीक है, सो ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आपका एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुआ और आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। एंड ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होने का वजह से आपका पिट्यूटरी में सिग्नल आता है कि भैया आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकडाउन हो रहा है, नाउ यू हैव टू डू समथिंग। और उसके रिस्पॉन्स में आपका पिट्यूटरी रिलीज करता है आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि नाम ही है फॉलिकल, ताकि ये फॉलिकल को डेवलप करवा पाए। ठीक है, सो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है आपका 5वां नंबर दिन से आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड कंप्लीटेड विद इन 8 to 12 days। इन दिस फेज पिट्यूटरी आपका रिलीज करता है FSH एंड LH, पर पहले FSH रिलीज करेगा। ठीक है, क्यों FSH रिलीज करेगा? ताकि आपका प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में बन जाए। और जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी से टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल जब ये बनता है तो हर फॉलिकल आपका एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, अब एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल भी बढ़ गया है। लास्ट में एक एनसीईआरटी ग्राफ है, वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है, सो फॉलिकल्स स्टार्ट सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का जब लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सीक्रेशन का वजह से ज़्यादा लेवल हो जाता है तो एस्ट्रोजन पिट्यूटरी को बोलता है कि FSH का सीक्रेशन कम कर दो, बिकॉज और ज़्यादा FSH सीक्रेट होगा तो और फॉलिकल फर्दर डेवलप हो जाएगा, जबकि चाहिए ही नहीं उतना। ग्राफियन फॉलिकल काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, और इंस्टेड आप रिलीज करो अब LH बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करो। क्यों? बिकॉज हम फॉलिकल डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में अब हमको रिलीज होना है, ओवुलेशन करवाना है, तो LH आप रिलीज कीजिए। ठीक है, तो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट उसके साथ साथ एस्ट्रोजन ये जो एंडोमेट्रियम टूटा हुआ था ना ब्लड लाइनिंग, उसको भी थोड़ा प्रोलिफरेट करवाता है, थोड़ा थिकन करवाता है। ठीक है, सो एस्ट्रोजन का काम होता है कि रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन करवाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो द म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वेजिना, उसको प्रोलिफरेट करवाता है। ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। ठीक है, जैसे बॉयज को पतला हो जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है, ऑल दिस, प्यूबिक हेयर का ग्रो होना। एंड एस्ट्रोजन सप्रेसेस द रिलीज ऑफ FSH। नहीं तो ज़्यादा फॉलिकल ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, इसलिए उसको रोकेगा। इंस्टेड बोलेगा कि LH सीक्रेट कर भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एंड एट 14 नंबर डे LH का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, रैपिड सिक्रेशन, जिससे आप बोलते हो LH सर्ज। उसके वजह से आपका ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर्ड हो जाता है और आपका सेकेंडरी डेटिस ओवम रिलीज हो जाता है, और इसे आप बोलते हो ओवुलेशन। ठीक है, जिसको आपका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इन्फंडिबुलम का फिम्बरी, वो पकड़ लेगा, और ये होता है कब? 14 नंबर डे में। एंड उसके बाद आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए येलो एंडोक्राइन मास कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और ये क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि मैंने बोला। ठीक है, सो बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वास्कुलरिटी
थिकनेस एंड सॉफ्टनेस अटेन कर जाता है एंड यूटेरस इज नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। अगर जो रिलीज होगा फर्टिलाइज हुआ तो यूटेरस में इम्प्लांट होगा, यहाँ में आके इम्प्लांट होगा, तब ये रेडी है यूटेरस। इट हैज़ बिकम थिक ड्यू टू द एक्शन ऑफ योर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एंड एफएसएच का सिक्रेशन तो रुका हुआ है, वरना फिर से आपका सेकेंडरी मतलब और फॉलिकल आके सेकंड ओवुलेशन करवा देगा बोल के, ठीक है। सो देखिए अभी होता क्या है, बेसिकली अभी होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सारा इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाएगा और देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। व्हाई? क्योंकि अगर आपका फर्टिलाइजेशन अगर होता है ना तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस ल्यूटियम ही रह जाएगा 9 मंथ तक। कितना? 9 मंथ तक, जब तक बच्चा का पूरा डेवलपमेंट जन्म नहीं हो जाता। और 9 मंथ तक अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही रह गया तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते रहेगा। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने से आपका एंडोमेट्रियम जो है थिक का थिक ही रहेगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ये ब्रेकडाउन नहीं से मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा, ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम आपका है ये डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। ये कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंड ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ 28 डेज जो साइकिल है 27-28 डेज साइकिल तक आपका ये कॉर्पस एल्बिगन में कन्वर्ट होकर डिजेनरेट हो जाता है। और अब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहा तो क्या प्रोजेस्टेरोन रहेगा? नहीं, प्रोजेस्टेरोन भी अब कम सीक्रेट होने लगेगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस प्रोजेस्टेरोन एंड द नेक्स्ट साइकिल अगेन स्टार्ट एंड द एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगेन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड अगेन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ठीक है, विच लास्ट फॉर 1 to 5 days, जिसमें आपका ब्लड फ्लो होगा। क्यों? बिकॉज आपका जो है डेट इज प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो गया बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम रहा ही नहीं, ठीक है। सो इट लीड्स टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड द न्यू साइकिल। और मिनार्की क्या है? तो मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी में होगा एंड मेनापोज मतलब स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 50। सो ये है जो मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का डायग्राम। तो देखिए सिंपल है, नो नीड टू वरी। सो इसमें क्या है देखिए 1 से 5वां नंबर दिन तक क्या है आपका मेंस्ट्रुएशन यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू दी लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, ठीक है। और 5वां नंबर दिन से आपका 13 नंबर दिन तक आपका फॉलिकुलर फेज होता है। ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ये पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई एफएसएच रिलीज कर, ताकि एफएसएच फॉलिकल पे एक्ट करे और ये फॉलिकल डेवलप होते जाए, ठीक है। और ये फॉलिकल जब डेवलप होगा तो क्या सीक्रेट कर रहा है? आपका बना रहा है एस्ट्रोजन। तो देखिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है जैसे जैसे आपका फॉलिकल डेवलप हुआ। ये फॉलिकल आपका ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब ये एस्ट्रोजन बोलेगा भैया एफएसएच को रोको आप सिक्रेशन, वरना फॉलिकल ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इंस्टेड आप एलएच का सिक्रेशन बढ़ा दो पिट्यूटरी भैया। तो देखिए इस लेवल में आपका एलएच का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है 14 नंबर दिन में, और उसी दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट योर प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए इसके बाद आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, देखिए, ठीक है। एंड एस्ट्रोजन का थोड़ा कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज फॉलिकल अब रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ 2 प्रोबेबिलिटी बनता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीना तक कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम रहा तो आपका प्रोजेस्टेरोन एकदम हाई का हाई ही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिगन बन के डिजेनरेट हो जाएगा और तब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से लो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 कंडीशन है। अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा और एब्सेंट होने से आपका लो हो जाएगा। ये लो होने की वजह से आपका एंडोमेट्रियम फिर से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट कर जाएगा एंड देन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। और देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ा तो आपका एंडोमेट्रियम पूरा थिकनिंग हो गया, देखिए इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर, ठीक है। ये ग्राफ क्लियर है हार्मोन का कौन सा क्या चक्कर है, ठीक है। सो नाउ लेफ्ट साइड सम क्वेश्चन जो कि आप खुद करोगे, मैं जस्ट दिखाते रहा हूँ। रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, पढ़िए और सेलेक्ट कीजिए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल क्या में ट्रांसफर होता है? सिंपल सा जवाब है, बताइए
यही सब नीट का क्वेश्चन है। ओवुलेशन कौन सा नंबर दिन में ऑकर होगा बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में क्या होता है बताइए, इससे भी आसान कुछ है क्या? ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर। नेक्स्ट हम आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट बोलते हैं फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इससे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड ये क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन मतलब आपको वैसे तो पता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ठीक है, सो मेल गेमेट फ्यूजन होने के लिए इंसेमिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, जो मेल गेमेट हुए वो जो सेमेन है वो पेनिस से रिलीज हो गए फिमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में जाएगा स्पर्म। ठीक है, सेमेन, और वो स्पर्म आपका वेजाइना में पहुंचेगा, वेजाइना से सर्विकल कैनेल पहुंचेगा, फिर यूटेरस, यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब का इस्थमस में पहुंच जाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए साइमल्टेनियसली आपका ओवम भी ओवरी से निकलना ज़रूरी है। फिर ओवम आपका फिमरी उसको पकड़ लेगा इन्फंडिबुलम का, फिर इन्फंडिबुलम में ट्रेवल करेगा। अब ये नॉन मोटल ये कैसे ट्रेवल करेगा? तो फेलोपियन ट्यूब का जो इनर वाल है वो लाइन किया हुआ है आपका कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से, तो वो सिलिया पुश कर करके ले जाएगा। ठीक है, देन इस्थमस से एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाएगा, और ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में आपका गेमेट का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली रीच होना जरूरी है स्पर्म को भी और ओवम को भी। सो यहाँ जाके आपका फ्यूजन हो जाएगा, डेट इज़ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया, तो उससे पहले थोड़ा सा एक पढ़ लेते हैं कैसे होता है थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है, सो चलिए, तो उससे पहले आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। सो ये आपको पता है एक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्पर्म जो है यहाँ आ गया, सपोज ये मैंने एक स्पर्म पकड़ लिया। ठीक है, ये स्पर्म आ गया फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और न्यूक्लियस तो है अंदर में, तो ये स्पर्म कैसे जाएगा? तो हमको पता है स्पर्म का जो एक्रोजोम होता है ना, वहाँ कुछ एंजाइम होता है, लाइसिन एंजाइम, जो ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, सो ये लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वाले लेयर को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, और इनके बीच में ये जो स्पेस है उस स्पेस को हम कहते हैं पेरीवाइटिलिन स्पेस, और थर्ड लेयर है कोरोना रेडिएटा का, जो फोलिकुलर सेल से बना हुआ है। एंड दिस फोलिकुलर सेल जो है आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। कैसे? हाइलुरोनिक एसिड से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फोलिकुलर सेल जो कि एक आउटर लेयर बना के रखा हुआ है। तो एक्रोजोम जो होता है, एक्रोजोम वो रिलीज करेगा आपका कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, जो कि इसको ब्रेक डाउन करेगा, एंड हाइलुरोनिडेस, जो कि आपका हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करके आउटर लेयर को तोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका वो रिलीज करेगा, जो एक्रोजोम है वो रिलीज करेगा आपका एक्रोसिन एंजाइम। एक्रोसिन क्या करेगा? आपका ये जोना पेलुसिडा जो है इसको तोड़ देगा, और स्पर्म इस तरीके से अंदर की ओर इस तरीके से पेनिट्रेट कर देगा। तो ये जो स्पर्म आपका हेड को एलोंगेट कर दिया, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, तो अंदर पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, अब वैसे तो स्पर्म यहाँ बहुत सारा और आए हुए रहेंगे, और सबके पास एक्रोजोम है, तो क्या सब स्पर्म अंदर जाएगा? जी नहीं। जैसे ही एक स्पर्म आपका अंदर पेनिट्रेट कर दिया ना, तो ओवम के अंदर में यहाँ में आपके कुछ कोर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं। ठीक है, ये कोर्टिकल्स ग्रेन्यूल आपके क्या करेंगे? ये कोर्टिकल्स ग्रेन्यूल आपके ये पेरीवाइटिलिन स्पेस में चले जाएंगे। कहाँ? पेरीवाइटिलिन स्पेस में चले जाएंगे, और पेरीवाइटिलिन स्पेस में जाके इसको स्वेल अप करवा देंगे, इसको इतना तक करवा देंगे, स्वेल अप करवा देंगे पेरीवाइटिलिन स्पेस को, ताकि और स्पर्म ना आ पाए, टू प्रिवेंट पोलीस्पर्मी। ठीक है, तो इस तरीके से पोलीस्पर्मी प्रिवेंट होगा। और ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ये अल्टीमेटली आपका एक का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर आपका बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, सो जो पोलीस्पर्मी है प्रिवेंशन वो दो मेथड से होता है। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का आपका पेरीवाइटिलिन स्पेस में जाना और उसको स्वेल अप करना, ये आपका स्लो मेथड होता है, स्लो प्रोसेस टू ब्लॉक पोलीस्पर्मी। और एक फर्स्ट मेथड भी होता है, उसमें क्या होता है आपका ये जो ऊलेम आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो चार्ज हो जाता है। जब एक स्पर्म आता है तो वो चार्ज हो जाता है, चार्ज होने की वजह से दूसरा स्पर्म और अंदर नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ब्लॉक पोलीस्पर्मी, और कोर्टिकल रिएक्शन वाला स्लो ब्लॉक पोलीस्पर्मी हम कहते हैं। तो इसको आप नोट के फॉर्म में एक देखते हैं, चलिए। सो आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में। ठीक है, फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा। सो पहला स्टेप क्या होगा? अप्रोच ऑफ द स्पर्म। हमको पता है सिंगल इजैकुलेशन में आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है, बट आउट ऑफ डेट ओनली 100 ही आपका फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाएगा। ठीक है,
और स्पर्म मूवमेंट करते जाते रहेगा और स्पीड होता है 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है। सो पहला स्टेप क्या होता है स्पर्म का, उसको एक्टिव होना पड़ेगा, फुल्ली फंक्शनल होना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब स्पर्म अटेन्स फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तभी तो ट्रेवल कर पाएगा यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब तक। ये कैसे होता है? सो दो तरीके से होता है। एक होता है वो जो स्पर्म है कैल्शियम आयन को इन ले लेगा और एक्टिव हो जाएगा। दूसरा जो है एक्रोजोम मेम्ब्रेन में जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन रहता है उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ स्टेरोल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम एक्रोजोम मेम्ब्रेन। इसके वजह से आपका क्या होगा, वो स्पर्म जो है फर्दर एक्टिव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन होने से पहले अब ह्यूमन का स्पर्म ही है, कैसे पता चलेगा? जो अंदर स्पर्म गया वो दूसरा होने से तो फर्टिलाइजेशन कर देगा क्या? सो वो डिपेंड करता है भाई ह्यूमन का स्पर्म है कि नहीं, बाई केमिकल सिक्रेटेड बाई स्पर्म, जिसे हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिजिन। ठीक है। सिमिलरली ओवम भी एक सिक्रेट करता है, उसे हम बोलते हैं फर्टिलिजिन। सो अगर फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन में अगर इंटरेक्शन होता है, इसका मतलब ये ह्यूमन स्पर्म ही है, क्योंकि स्पर्म ही सिक्रेट करता है एंटी फर्टिलिजिन और फर्टिलिजिन से उससे इंटरेक्शन होगा। सो ह्यूमन में ये फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन यूनिकनेस मेंटेन करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्पर्म एंटी फर्टिलिजिन सिक्रेट नहीं करता। ठीक है। एंड जब सब सिग्नल हो गया कि भाई ह्यूमन स्पर्म ये पहुंच भी गया, तो थर्ड स्टेप क्या होगा भाई, आपका स्पर्म लाइसिन जो एक्रोजोम है वो रिलीज होगा, जैसे कि कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना रेडिएटर को डाइजेस्ट करेगा, हाइलुरोनिडेज जो डाइजेस्ट करेगा हाइलुरोनिक एसिड जिसने फोलिकुलर सेल को होल्ड किया हुआ था कोरोना रेडिएटर का बनाने समय, एंड एक्रोजिन जो आपका जोना पेलिस्टा को डाइजेस्ट करेगा एंड फॉर्म फर्टिलाइजेशन कॉन। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो ओवुलेशन के दौरान रिलीज हुआ वो सेकेंडरी oocyte होता है, वो आपका मेयोसिस 2 स्टार्ट करके अरेस्ट होकर रहता है मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में वो अरेस्टेड रहता है और एक्टिव कब होगा, वो मेयोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म आएगा। मैंने तभी बोला था। सो जैसे स्पर्म यहाँ तक पहुँच गया तब क्या होगा, मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज में जहाँ वो रुका हुआ है ना मेयोसिस 2, स्पर्म के आते ही क्या होगा, मेटाफेज का जो फैक्टर होता है वो उसे डीएक्टिवेट कर देता है ताकि मेटाफेज में अब रुका ना रहे। ठीक है। इंस्टेड स्पर्म के आते ही एक्टिवेट हो जाता है एपीसी, डेट इज एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, क्योंकि क्या स्टेप होता है आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो मेटाफेज स्टेज को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है कि भाई और मेटाफेज में स्टॉप नहीं होना है, आप एनाफेज करो फिर टेलोफेज करके डिवाइड करो, और एनाफेज में जाने के लिए एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाए। और जो सेकेंडरी oocyte है, ये सपोज ये सेकेंडरी oocyte है, ये आपका बना दे oocyte जो कि ओवम बन जाएगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है। अब यही oocyte और ओवम के साथ आपका जो गैमेट है वो फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। और आपका बनाएगा डिप्लॉइड जाइगोट, और जो न्यूक्लियस होगा उसे आप बोलोगे सिनकारियन। ठीक है। और बीच में ये आपका पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, मतलब कि द स्पेस अबव द वाइटेलिन मेम्ब्रेन, मतलब कि पेरीवाइटेलिन स्पेस जो होता है वो आपका स्वेलअप हो जाएगा टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है। सो वही सब यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखिए एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एवरीथिंग। ठीक है। स्पर्म आपका स्विम करेगा सर्विक्स यूटेरस को होकर फाइनली उस जंक्शन में पहुँचेगा। ठीक है। इधर से स्पर्म ट्रेवल करते 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 फाइनली इस जंक्शन में पहुँचेगा एक का पास साइमल्टेनियसली। ठीक है। और फिर ओवम भी रिलीज हो जाएगा, ओवरी से जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा उस जगह में, और फर्टिलाइजेशन वहीं टेक्स होगा एम्पोलरिस्मस जंक्शन में। ठीक है। और कब होगा फर्टिलाइजेशन, जब दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, क्योंकि हमको पता है ओवुलेशन 14 नंबर दिन में होता है और ओवम का जो वैलिडिटी है वो 24 आवर्स से आपका 48 आवर्स तक होता है। सो अगर स्पर्म आपका 14 से लेकर 16 डे तक आया तो चांसेस है फर्टिलाइजेशन होगा, बट उसका पहले या उसका बाद है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले है तो ओवम रिलीज ही नहीं होगा, और 16 दिन का बाद आया तो ओवम रिलीज होने से भी उसका वैलिडिटी एक्सपायर हो जाता है। सो फर्टिलाइजेशन होने से इसी समय में साइमल्टेनियसली आना पड़ेगा। ठीक है। फिर फ्यूजन होकर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एक्रोजोम से आपका सीक्रेट करेगा लैक्टिक एंजाइम जो हेल्प करेगा पेनेट्रेशन ऑफ द ओवम। ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या क्या एंजाइम करेगा। ठीक है। एंड वंस द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलिसुडा इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। ठीक है। पेरीवाइटेलिन स्पेस को स्वेलअप करवा देता है, विच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, दैट मीन्स प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ताकि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए ओवम को। ठीक है।
बाद में हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और इस टुगेदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम कहते हैं सिनकारियन। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। अब जाइगोट बन गया तो ये जाइगोट से आपका एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, फुल एम्ब्रायो बनेगा। कैसे बनेगा उसको हम देखेंगे। तो जाइगोट में पहले क्लीवेज स्टार्ट होगा, फिर आपका वो मोरूला बनेगा, मोरूला से आपका ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से ग्रेस्टुला बनेगा और पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। कैसे बनाएगा उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सो जाइगोट क्या करता है आपका, जाइगोट जो है अभी आपका ये सपोज सिंगल सेल जाइगोट है, ये क्या करेगा, क्लीवेज स्टार्ट कर देगा। क्लीवेज मतलब 1 से 2 बनेगा, डिवाइड करके माइटोसिस करके 2 से 4 बनेगा। ठीक है, सो माइटोसिस डिवीजन नहीं होता बट इसे हम क्लीवेज कहते हैं। क्यों, कि इसमें सेल ग्रो नहीं हो रहा है, सिर्फ डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 से 2 बना, 1 सेल था ऐसा तो 2 नहीं सेल बना, तो एक ही सेल के अंदर में है तो सेल ग्रो नहीं हो रहा है, सिर्फ डिवाइड हो रहा है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम कहते हैं क्लीवेज। इसमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, बट नॉर्मल सेल डिवीजन माइटोसिस में आपका सेम रहता है। जो डॉटर सेल बनाया है वो पेरेंट की तरह एग्जैक्ट सेम रहते हैं, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, सो नाउ क्लीवेज सुन स्टार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे जाइगोट बन गया। ठीक है, और क्लीवेज के बाद जो भी सेल्स बनेगा उसे आप बोलोगे ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, और ब्लास्टोमेयर्स आपका डिवाइड करते करते आपका बना देगा मोरूला। 8 to 16, जब 8 to 16 सेल ब्लास्टोमेयर बन जाएंगे तो उसे आप कहोगे मोरूला, और मोरूला फर्दर डिवाइड होकर आपका बनाएगा ब्लास्टुला। ठीक है, सो देखिए यहाँ, और पहला जो डिवीजन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। पहला डिवीजन करने में 1 दिन लग जाता है, फिर दूसरा डिवीजन में और 1 दिन लग जाता है। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन हो गया। सी यहाँ देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखिए सिंगल सेल जाइगोट, इसने क्लीवेज करके 1 से 2 बना लिया, फिर 2 से 4 बना लिया 3 नंबर दिन में, कितना स्लो है, और 4 नंबर दिन में 8 बना लिया, 8 से 16 बनाएगा, तब उसी स्टेज में आप क्या बोलोगे, इसे मोरूला बोलोगे। मोरूला और डिवाइड करेगा और अपने आप को ब्लास्टुला बना लेगा, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं 5 नंबर दिन में। और यही ब्लास्टुला आपका ये एंडोमेट्रियम जो है ये हमें आके इम्प्लांट हो जाएगा, जिसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, सो आपका जो मोरूला बना 8 to 16 सेल ब्लास्टोमेयर, वो मोरूला फर्दर डिवाइड करके आपका ब्लास्टुला बनाएगा। और ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उसका जो सेल्स होता है वो अरेंज हो जाते हैं अलग अलग लेयर में। ठीक है, ब्लास्टुला में सो द ब्लास्टोमेयर और ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला अरेंज इन 2 लेयर। एक आउटर लेयर होता है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर लेयर में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं इनर सेल मास। डेट इज ये मोरूला से आपका जैसे ब्लास्टुला बना, तो देखिए इन अंदर में जो सेल है उसे हम कहते हैं इनर सेल मास, और ये देखिए सरफेस में जो सेल अरेंज होकर रखा है आउटर में उसे हम कहते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, यही ट्रोफोब्लास्ट आपका, ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है यही ट्रोफोब्लास्ट आपका एंडोमेट्रियम में जाके चिपकता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। सो ट्रोफोब्लास्ट सेल अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ताकि वहाँ इम्प्लांटेशन करवा पाए और प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करवाए। प्लेसेंटा कैसे डेवलप होता है हम देखेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, और इनर सेल मास जो होता है आपका, ये इनर सेल मास ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देगा इनटू 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, मिडिल का मेसोडर्म एंड अंडर का बाहर का जो होगा वो एक्सोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्सोडर्म 3 जर्म लेयर में ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके एम्ब्रायो बना लेगा ये इनर सेल मास, और आउटर का जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। और यही 3 जर्म लेयर से जो आपका बना है इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इसे, गैस्ट्रुलेशन। और इसी से आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे एक्टोडर्म से जो है आपका, एक्टोडर्म से आपका लाइक नर्वस सिस्टम बनता है, स्किन बनेगा। ठीक है, मेसोडर्म से आपका हार्ट बनेगा। ठीक है, और एंडोडर्म से अलग अलग पार्ट बनेगा पूरा इंडिविजुअल का। और इसी 3 जर्म लेयर बनने का प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन होने के बाद ये अलग अलग अपना डिफ्रेंशिएट होना चालू करेगा अपना अलग अलग काम में। ठीक है, सो द कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टुला का कंप्लीट अटैचमेंट विद द यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, क्योंकि पहले में ही बताया था लेक्चर का स्टार्टिंग में ही। तो इम्प्लांटेशन आपका 3 से 5 दिन लग जाता है यहाँ आने के बाद। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 9 से 10 दिन में कंप्लीट होता है, क्योंकि 4-5 दिन तक तो डिवाइड करने में लग रहा है। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला बनेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आके आपका पूरा एम्बेड हो जाएगा। एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है आपका इसको पूरा ढक देगा।
ठीक है। और अंदर में इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रायो में डिफ्रेंशिएट हो ही जाएगा आपका 3 जर्म लेयर में, ठीक है। सो ऑलरेडी आपको पता है that the inner cell mass get differentiated into 3 germ layer, outer ectoderm, मिडिल का मेसोडर्म एंड इनर एक्टोडर्म। और इस 3 जर्म लेयर स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, गेस्टुला, जो कि अल्टीमेटली आपका एम्ब्रायो बनाएगा, अंदर की ओर बनने लगेंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेस्टुलेशन, ठीक है। ब्लास्टुला में ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाएगा इम्प्लांटेशन में, और इनर सेल मास गेस्टुला बन जाएगा, और इसी से आपका पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल जो होता है वो डिवाइड करेगा रैपिडली और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, ठीक है। ऐसे रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम में पूरी तरीके से एम्बेडेड हो जाएगा इधर में, ठीक है। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो कुछ क्वेश्चन है, फटाफट आप खुद कीजिए। तो फर्टिलाइजेशन अवकाश होगा कहाँ में, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्पर्म एंटर करेगा ओवम में बाय द हेल्प ऑफ किसका सिक्रेशन से। 1 सेकंड का आंसर नीट का। द एम्ब्रायो विद 8 to 16 सेल ब्लास्टोमेर क्या बोलते हैं, 1 सेकंड का आंसर बताइए। हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो गया ना, ट्रोफोब्लास्ट आपका एंडोमेट्रियम जो है वहाँ जाके चिपक गया एंडोमेट्रियम में, तो ट्रोफोब्लास्ट से आप कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे इस तरीके से, सीन दिस फिगर, इस तरीके से। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कोरियोनिक विली, ठीक है। और ये कहाँ निकल रहा है, एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम किसका टिश्यू है, मदर का यूटेराइन टिश्यू है, तो उसको मदर का यूटेराइन टिश्यू, ठीक है। वंस अगेन ये आपका कोरियोनिक विली है जो ट्रोफोब्लास्ट से निकला है, और ये मदर का जो है आपका टिश्यू है। तो मदर का टिश्यू और ब्लड वेसल उसको इंटरडिजिटेटेड होकर एक टुगेदर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपका प्लेसेंटा। और यही प्लेसेंटा आपका मदर से बच्चे तक खाना पहुंचाएगा, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेके मदर के थ्रू से एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विली अपेयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट विच इज सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू। यूटेराइन टिश्यू से पूरा सराउंडेड हो जाएगा एंड द मैटरनल ब्लड, ठीक है। सो कोरियोनिक टिश्यू एंड कोरियोनिक विली जो ट्रोफोब्लास्ट से निकला है एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्लेसेंटा, and placenta is the structural and functional unit between embryo that is fetus and maternal body, ठीक है। and placenta is connected to the baby। now please ये जो placenta आपका बना है ये बेबी से कनेक्टेड है एक umbilical cord से रहा, ठीक है। it is connected to the baby with the help of umbilical cord। वही ट्रांसपोर्ट करेगा substances to and from the embryo। so now what is the function of placenta। ये हो गया आपका umbilical cord और ये हो गया placenta, ठीक है। सो इट एक्ट एज बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर। हाँ, बच्चे और मदर में ये बैरियर हिसाब से एक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा रोल इसका क्या है कि प्रोवाइड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू द फीटस। मदर से जो भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स है वो इसके ब्लड वेसल की मदद से बच्चे तक पहुंचेगा, और बच्चे का जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड, वो बच्चे से मदर तक प्लेसेंटा से ही पहुंचेगा, ठीक है। एंड प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। वाई टेम्पोरेरी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होगा तो ही आपका प्लेसेंटा होगा। सो ये परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ताकि वो कुछ हार्मोन सीक्रेट कर पाए, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ताकि मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प हो, एस्ट्रोजन ताकि आपका एंडोमेट्रियम को मेंटेन करे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और रिलैक्सिन भी सीक्रेट करता है। रिलैक्सिन क्या होता है, जब बच्चे का डिलीवरी होता है ना तो फीमेल का यूटेराइन मसल बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करवाए बोल के रिलैक्सिन सीक्रेट होता है, ठीक है। और रिलैक्सिन अपार्ट फ्रॉम योर प्लेसेंटा ओवरी ऑल्सो सीक्रेट रिलैक्सिन ताकि थोड़ा रिलैक्सेशन करो पाए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी ओनली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। उस विदाउट प्रेगनेंसी ओवरी सीक्रेट नहीं करेगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का समय में और भी कुछ हार्मोन्स का लेवल जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलेक्टिन, थायरोक्सिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड दिस लेवल्स जो बढ़ता है ये काफ़ी एसेंशियल है ताकि फीटल का ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस पूरा प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख पाए, इसलिए सबका लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो ही तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है। प्रोलेक्टिन होगा तो ही तो आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑलराइट। और जो इनर सेल मास होता है वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा 3 जर्म लेयर में, मेसो, एक्टो एंड एंडोडर्म।
और ये 3 जर्म लेयर आपका पूरा ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। सो वो जो इनर सेल मास है वो सारा प्रकार का सेल प्रोड्यूस करता है कि नहीं। सो जो सेल दैट कैन प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सेल, वैसा सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। ठीक है। सो इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टुला आर कॉल्ड स्टेम सेल बिकॉज दे हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गेन बाय डिफरेंशिएशन। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन स्टेम सेल जो ब्लास्टुला का डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड मिडिल मेसोडर्म। ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गेन में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चालू करेंगे। डेट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन इन द एम्ब्रायो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। अब किस में क्या बनता है उसको देखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ, फिर मैं फिजिकली एक ट्रिक बता दूंगा, याद रह जाएगा। सो इसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 महीने का होता है। सो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फिश फॉर्म, हार्ट बना हुआ रहता है। ठीक है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ फिटस का लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाता है। ठीक है। सो पहला मंथ में हार्ट बीट का साउंड बच्चे का स्टेथोस्कोप से आराम से सुनाई देगा। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट डेवलप हो रहा है, याद रखना है गेस्टेशन में क्या डेवलप हो रहा है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स दैट इज 3 मंथ, इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 9 महीना का होता है, तो पहला 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म लाइक लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। 5वां महीना तक पहला मूवमेंट दिखाई देगा फेटस का, एन अपेरेंस ऑफ हेयर्स। 5वां महीना तक बेबी का मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है। आलिस्वेल 3DH में होता है ना, आलिस्वेल लात मारेगा। एंड बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स डेट इज 6 मंथ, जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर भी कहेंगे, बॉडी इज कवर विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स जो होता है सेपरेट हो जाते हैं एंड आईलेसेस जो है फॉर्म्ड हो जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ फिटस फुल्ली डेवलप है एंड इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। तो इसका एक ट्रिक बताता हूँ, आप बस ध्यान दीजिए और 2 बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट मंथ आपका हार्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड मंथ में आपका लिम्स एंड डिजिट डेवलप हो गया। ठीक है। हार्ट, सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट। थर्ड ऐसा कीजिए नीचे, मतलब एक्सटर्नल जेनेटिलिया फॉर्म हो गया। थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनेटिलिया फॉर्म हो गया। हार्ट, सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फिर मुंडी लय, मुंडी लय मतलब फिटस का मूवमेंट हो रहा है और हेयर आ रहा है। ठीक है। 5वां फिर कीजिए बॉडी हेयर्स आर फॉर्म, ऐसा कीजिए बॉडी हेयर्स आर फॉर्म एंड आईलिड सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म। ठीक है। और 9 मंथ में आउट। वेरी सिंपल। हार्ट, लिम्स एंड हैंड, एक्सटर्नल जेनेटिलिया थर्ड मंथ, बेबी का मूवमेंट, हेयर्स ऑब्जर्व इन हेड। 6 मंथ में बॉडी हेयर्स, आईलिड सेपरेट, आईलेसेस आर फॉर्म एंड इन दी 9 मंथ आउट। इस छोटा सा फिजिकली आप एग्जाम में आराम से इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है। सो इससे हम लोग का गेस्टेशन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो भी खत्म हो गया। ठीक है। सो नाउ अभी हम पढ़ेंगे आपका पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। गेस्टेशन पीरियड हमने पढ़ लिया, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट 9 महीना का। अभी हम पढ़ेंगे आपका पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होने का प्रोसेस। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। सो इसे लेबर प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स ए वेरी टफ एंड पेनफुल। ओके। सो प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड योर पार्चुरेशन एंड इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो मतलब न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। हाउ? तो उसको समझते हैं। ठीक है। जब एक फिटस फुल्ली डेवलप हो जाता है इस तरीके से, जब ये 9 महीना का फुल्ली डेवलप हो जाएगा ना फिटस, तो क्या होगा, ये फिटस और प्लेसेंटा आपका यूटेराइन में, जो ये यूटेराइन है, यूटेरस वहाँ जो है यहाँ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जब फुल्ली डेवलप फिटस होंगे तो वो माइल्ड कंट्रैक्शन करवाएंगे यूटेरस का, और वो कंट्रैक्शन होने का वजह से नर्वस सिस्टम से आपका ब्रेन में सिग्नल जाएगा। ठीक है। मदर का मतलब ब्रेन में सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी में कि कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब बच्चा फुल्ली डेवलप है, 9 महीना हो चुका है, अब इसको रिलीज़ करवाना है। और रिलीज़ करवाने के लिए भैया पिट्यूटरी भैया आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन आप रिलीज़ करोगे तो ही यूटेराइन मसल जो है वो और ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा। ठीक है। सो आपको रिलीज़ करना है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कीजिए ताकि कंट्रैक्शन हो। तो सिग्नल गया नर्वस सिस्टम से और पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसने रिलीज़ करेगा ऑक्सीटोसिन ताकि और कंट्रैक्शन हो, बच्चा रिलीज हो पाए। इसलिए हम इसे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है। सो द सिग्नल्स फ्रॉम द फीटस एंड द प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन, और इस कंट्रैक्शन को कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि उसको भी निकलना है, इट इज़ रेडी। ठीक है। एंड दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा इसके रिस्पॉन्स में, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर कोज करेगा आपका स्ट्रॉन्गर यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है, विच इन टर्न विल स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। मतलब कि ऑक्सीटोसिन आया, ठीक है, लेट मी कीप इट हियर, ऑक्सीटोसिन आया, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाया, ये जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका ये और सिग्नल देगा कि वी नीड मोर ऑक्सीटोसिन, सो फर्दर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, एंड मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, इट कॉन्ट्रैक्ट्स मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते होते बच्चा डिलीवर होता है। इसलिए जब भी बर्थ होता है मतलब, तो कहते हैं मूवी में देखा हो ना 3 इडियट में, पुश कीजिए कंटिन्यूस पुश कीजिए, मतलब पुश करना मतलब वो कंट्रैक्शन हो रहा है, जितना ज़्यादा कंट्रैक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। और अगर उस समय फीमेल अगर अपना कंट्रैक्शन रोक दिया तो कंट्रैक्शन रुकने का वजह से ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी कम हो जाता है, एंड फिर से वो फोर्स जनरेट करना पड़ता है, स्टार्ट कंट्रैक्शन एंड देन मोर ऑक्सीटोसिन, मोर कंट्रैक्शन, मोर ऑक्सीटोसिन। इस प्रोसेस को कंटिन्यूस करते रहना है जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू द एक्सपल्सल ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनल, ठीक है। अल्टीमेटली बर्थ कैनल से आपका सर्विक्स और वजाना मिलकर बर्थ कैनल बनाता है। कंट्रैक्शन चलते रहेगा तब तक जब तक रिलीज ना हो जाए, ठीक है। सो आफ्टर पर्चुरेशन जो उम्बिलिकल कॉर्ड है ये वाला इसको कट ऑफ कर दिया जाता है, और प्लेसेंटा जो भी रहता है, प्लेसेंटा जो रहेंगे, और रेमनेंट मतलब उम्बिलिकल कॉर्ड का बचा हुआ एक्सपेल हो जाता है मदर बॉडी से। इसे हम आफ्टर बर्थ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, जिसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब बच्चा डिलीवरी होने के बाद बच्चा हो गया तो मदर का जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। सो द मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। कैसे सीक्वेंस क्या था, एटिडल ट्रिक ऑलरेडी है, बताइए आपको कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। हर मेमोरी लोब में 15 से 20 लोब्यूल होता है, क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं, एल्वियोलाई सीक्रेट करता है, मिल्क स्टोर करते हैं, बताइए, प्रीवियसली ऑलरेडी एक्सप्लेन किया इसी वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ मुद्दे की बात क्या है कि इनिशियल फ्यू डेज में जो मदर मिल्क प्रोड्यूस करती है ना वो थोड़ा येलो कलर का होता है, ठीक है, और इस येलो कलर का मिल्क को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। सो द येलोइश मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस टू द न्यू बॉर्न। सो इसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज कंटेंट होता है एंड प्रोटीन्स एंड मैनी थिंग, जो कि बच्चे को जो है आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिजीज से फाइट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि इनिशियल का जो 6 महीना 1 साल तक है वो बच्चे का ही दूध पिलाया जाए माँ को, ठीक है, सॉरी बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए, सॉरी, ठीक है हो जाता है काफ़ी मिस्टेक्स, काफ़ी लंबा वीडियो, ठीक है। बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए, क्यों? क्योंकि उस माँ का दूध को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, जो कि येलो कलर में होता है। इट कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, ठीक है। काऊ का मिल्क में सब मिलेगा बट ये एंटीबॉडीज नहीं मिलेगा जो माँ का बॉडी में मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका होता है ये चैप्टर समाप्त, काफ़ी लंबा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड यू कैन शेयर दिस, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन दी नेक्स्ट चैप्टर। नोट ओवर कुछ क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए, बस 2 सेकंड का है, आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हो रहा, चलिए प्लेसेंटा इस क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है, खुद बताइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट ऑफ द फिटस इज फॉर्म, कब फॉर्म होता है हार्ट, ट्रिक ऑलरेडी बता दिया, बताइए। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन। नेम द हार्मोन दैट कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, कौन सा हार्मोन और कहाँ से रिलीज होता है, सिंपल सा है, ठीक है। और येलो मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब